कैसे हो? बढ़िया। क्या पढ़ा था अभी कल हमने? भाग 5 किया था। पहले तो सभी जय मां सरस्वती का नाम ली हुई। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? इंडियन पॉलिटी। कल हमने क्या किया था? भाग 5 किया था अभी। भाग 5 किया था। तो सबसे बड़ा भाग है अभी। इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक अभी? आर्टिकल 52 से 151 तक है अभी। भाग 5 में किसका जिक्र है अभी? संघ सरकार का। किसका जिक्र है अभी? संघ सरकार का, जो यूनियन गवर्नमेंट है अभी। भाग 5 में अध्याय कितने हैं अभी? 5 है अभी। कितने हैं? 5 है अभी। पहला अध्याय किसका जिक्र है अभी? कार्यपालिका। आर्टिकल भी 52 से 78 भी। और अध्याय 2 में संसद का। आर्टिकल भी 79 से 122 भी। 79 से 122 तक। फिर भाग अध्याय 3 में क्या पढ़ा? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति भी, जो आर्टिकल 123 में है। अध्याय 4 में क्या पढ़ा? न्यायपालिका का, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करेंगे, जो आर्टिकल 124 से 147 तक वर्णन है। जो अंतिम अध्याय, अध्याय 5 में भी क्या पढ़ा? सीएजी। जो सीएजी जो है, वर्तमान में सीएजी कौन है? संजय मूर्ति। कौन से नंबर के हैं? 16वें के कौन थे? और ये सीएजी की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? किस आर्टिकल के तहत? सीएजी का जो वर्णन मिलता है, उसकी पूरी बातें हैं वो 148 से 151 तक मिलता है। और सीएजी की जो नियुक्ति करते हैं, हमने आर्टिकल 53 में पढ़ा, कार्यकारी शक्तियों में पढ़ा था भी। जो राष्ट्रपति है वो किसकी नियुक्ति करता है? सीएजी की नियुक्ति करता है आर्टिकल 148 के तहत। उसके बाद हमने राष्ट्रपति शुरू किया था। कोई बच्चा बता सकता है भी सारे आर्टिकल राष्ट्रपति के? राष्ट्रपति भी, जो आर्टिकल हम 52 से 61 तक में, 52 से 61 तक पढ़े थे, जिसमें आर्टिकल जो 52 है उसमें किसका जिक्र है? राष्ट्रपति की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल जो 53 है उसमें राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों का वर्णन है। कार्यकारी शक्तियों में मैंने तुम्हें बताया भी, आर्टिकल जो 75 है उसमें मंत्री परिषद और वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 76 में मैंने बताया कि भारत का जो सबसे बड़ा वकील होता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनिया भी। क्लियर है? उसके बाद मैंने तुम्हें बताया आर्टिकल जो है 124 में किसकी नियुक्ति करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। और 217 में किसकी नियुक्ति करता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की। और आर्टिकल 148 में किसकी नियुक्ति करता है? कैग भी सीएजी की नियुक्ति करता है। और आर्टिकल 155 में भी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। फिर हमने आर्टिकल 280 में भी वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है अभी? 15वां चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 15वां भी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। और अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं अरविंद पंगड़िया को। और अरविंद पंगड़िया जो है वो किसके उपाध्यक्ष रह चुके हैं पहले? नीति आयोग के। और नीति आयोग के अब उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सुमन वेरी भी। वेरी गुड। उसके बाद हमने आर्टिकल 344-43 किया क्या? किसकी नियुक्ति करता है? भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भी। क्लियर भी? और भी आर्टिकल लिखाया था क्या? नहीं, जो इसके कार्यकारी शक्तियों में इतने लिखाए थे।
चलो, उसके बाद जो आर्टिकल 54 है उसमें किसका जिक्र है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का जिक्र है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग कौन कौन ले सकता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और पुदुचेरी और दिल्ली के साथ सभी राज्यों के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेंगे। ये बात ना तुम ध्यान से सुन लो, मनोनीत नहीं आएगा। जब ऑप्शन में स्टेटमेंट दियो ना तो ध्यान से पढ़ लेना, उसमें निर्वाचित सदस्य लिखा वही होंगे, ना कि उसमें मनोनीत होंगे। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या पढ़ा भी? जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है। चलो, कितने यूटी में विधानसभा है भी? कौन कौन सी भी? पुदुचेरी और दिल्ली और जम्मू कश्मीर में। उसके बाद हमने आर्टिकल 55 किया जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया का जिक्र है भी। निर्वाचन जो प्रक्रिया है, पहले हमने निर्वाचन मंडल पढ़ा, वो किस देश से लिया निर्वाचन मंडल? आयरलैंड से। निर्वाचन प्रक्रिया किस देश से लिया? यूएसए से लिए। निर्वाचन प्रक्रिया में क्या बताया मैंने भी? अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली और एकल संक्रमणीय, वहां एकल और लिख लेना, विकल शायद मैंने संक्रमणीय लिखा दिया, एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली है भी। क्लियर भी? उसके बाद हमने आर्टिकल 56 भी, 56 में किसका जिक्र है? राष्ट्रपति के कार्यकाल का जिक्र है। कितना होता है भी कार्यकाल? 5 वर्ष होता है भी। उसके बाद कौन सा आर्टिकल भी? 57। 57 में किसका जिक्र है? पुनर्निर्वाचन का जिक्र है राष्ट्रपति के। 58 में भी राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए भी? हाँ जी, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, कोई लाभ के पद पर ना हो जब वो नियुक्त हो राष्ट्रपति उस टाइम, और वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। क्लियर नहीं? उसके बाद हमने 59 किया जिसमें कार्यालय का जिक्र है, ये कभी नहीं पूछा अभी तक। उसके बाद 60 भाई शपथ। शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना। कौन से नंबर के हैं? 50वें के कौन थे? डी.वाई. चंद्रचूड़ में। उसके बाद हमने जो 61 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, महाभियोग भी। महाभियोग है वो राष्ट्रपति पर जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वो कम से कम कितने दिन पहले सूचित करना होता है? 14 दिन। और कोई भी सदन ला सकता है, चाहे वो लोकसभा में या राज्यसभा में। महाभियोग हमने पूरा नहीं लिखा था ना। आर्टिकल 61 भाई, आर्टिकल 61 में किसका जिक्र है? महाभियोग का। महाभियोग जो लाया जाता है वो राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचित करना पड़ता है? कम से कम 14 दिन पहले सूचित करना पड़ता है। और कोई भी सदन ला सकता भी, कोई भी सदन ला सकता है चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। ये राज्यसभा लिख लेना, राज्यसभा। जब महाभियोग लाया जाता है तो लिखित देता है भी राष्ट्रपति को भी, आपके ऊपर ये और क्यों महाभियोग लाया जाता है, वो संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करे तब महाभियोग लाया जाता है। तब उसमें जो सदन लेके आया है उसके 1/4 सिग्नेचर होने चाहिए। महाभियोग में जो प्रस्ताव आता है उसमें कितने संदेशों के सिग्नेचर होने चाहिए? 1/4 संदेशों के सिग्नेचर होने चाहिए। हस्ताक्षर भी
जरूरी है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, लिखा होता है भी जब लिखित जो जो प्रस्ताव लाया जाता है तो उसमें जो सदन है उसके कितने तिहाई सदस्यों के साइन होने चाहिए, तो 1/4 सदस्यों के उस पे सिग्नेचर होने चाहिए। और जब ये पारित होता है महाभियोग, तब उसमें दोनों सदनों में पारित होना चाहिए भी 2/3 सदस्यों से। पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति अपने पद के से इस्तीफा दे देता है। ये ध्यान रखना, लास्ट में 2/3 सदस्यों से वो पारित होना चाहिए दोनों सदनों में। 2/3 मतलब ही टोटल दोनों सदनों में 3 व्यक्ति हैं, 2 के साइन होने ही चाहिए। और यहां भी कोई सदन है जैसे उसमें 4 व्यक्ति हैं तो 1 का साइन होना जरूरी है। क्लियर भी? और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट देके पूछता है। क्लियर भी? चले आगे। क्या 55 क्या भी 55 आर्ट जो एकल सकर्मणीय होती है भी, उसमें जो मान लो यह प्रत्यक्ष मताधन जो निर्वाचन जो व्यक्ति होते हैं, निर्वाचित किए व्यक्ति, एकल सकर्मणीय मतदत्ती जो प्रणाली होती है उसमें जो लोग चुने गए हैं उन्हीं द्वारा, उसमें कोई विशेष प्रावधान नहीं दिया गया भी एकल सकर्मणीय क्या होती है। उन सभी लोगों से जो चुने गए हैं उन्हीं द्वारा मनोनीत, उसमें कोई स्पष्ट ऐसे नहीं लिखा। जो अप्रत्यक्ष है वही उनको ऐसा नाम दिया है भी एकल सकर्मणीय प्रणाली है भी, जो व्यक्ति चुन लिए गए हैं उन्हीं के द्वारा, उसके अलावा कोई व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है? और ये जो है अप्रत्यक्ष वाला, और ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोनों, ये भी जो है ये निर्वाचन जो प्रणाली है उस वो कैसी होती है, अप्रत्यक्ष होती है और एकल सकर्मणीय पद्धति होती है। ये सीधा स्पष्ट पूछा जाता है। ठीक है? आगे भी आर्टिकल 62 लिखी भी, आर्टिकल 62 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए, जब राष्ट्रपति का टाइम पीरियड पूरा होने वाला होता है ना, बस 5 वर्ष हो जाए, तो वो अपने पद पर रहते हुए अगर दूसरे राष्ट्रपति लेके आना है या वही रहना है तो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी कर लेनी चाहिए। इसमें लिखा है भी राष्ट्रपति आर्टिकल 62 में लिखा है, राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान ही कार्यकाल के दौरान दूसरे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, दूसरे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। यह आर्टिकल 62 में लिखा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने वाला हो तब जो अगला नेक्स्ट राष्ट्रपति आएगा या वो राष्ट्रपति रहेगा तो उसकी जो प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया, वो आर्टिकल 62 में लिखा है भी पूरी कर लेनी चाहिए। उसके चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए, ये 62 आर्टिकल में लिखा है। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे ना, अब राष्ट्रपति की जो शक्तियां पढ़ेंगे भी, पावर जो है, क्योंकि उनके पास कार्यकारी शक्तियां हैं, न्याय शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां हैं,
और उसके पास वित्तीय शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां हैं, तो वो उनका हम पहले तो इनकी इकट्ठी लिखा दूंगी क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है भी उनके पास कौन कौन सी पावर है। तो पहले लिखें, हमारा टॉपिक है भी राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां भी मेन टॉपिक रहेगा, राष्ट्रपति की शक्तियां में, शक्तियां। इसमें फर्स्ट है कार्यकारी शक्ति, सेकंड है भी सैन्य शक्ति, थर्ड है भी न्याय शक्ति, फोर्थ है भी वित्तीय शक्ति, फोर्थ है वित्तीय शक्ति, और फिफ्थ है भी आपातकालीन शक्ति, कालीन शक्ति। ये पूछ लेता है भी, सीधे पूछ लेता है भी राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, तो उसके पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं जो नियुक्ति करता है, और उसके पास सैन्य शक्ति होती है जो अब मैं आर्टिकल लिखाऊंगी, इसमें आर्टिकल भी आते हैं, न्याय की शक्ति है, और वित्तीय शक्ति है, आपातकालीन शक्तियां हैं। क्लियर भी? चलिए आगे चलो। इसमें फर्स्ट लिखे कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां जो थी वो कौन से आर्टिकल में दी थी राष्ट्रपति की? कौन से आर्टिकल में वर्णन था कार्यकारी शक्तियों का? 53 में। कौन से आर्टिकल में था? 53 में था। उसमें मैंने तुम्हें बहुत सारी तो बातें लिखा दी थी, जो मैंने तुम्हें साथ साथ लिखा दी थी बहुत सारी बातें, परंतु इसमें जो कार्यकारी शक्तियां हैं, अब लिखें आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में राज्यसभा, आर्टिकल 80 में किसका जिक्र है? राज्यसभा का जिक्र है। राज्यसभा, राज्यसभा में आप सुने ध्यान से, बात सुनने के बाद लिखना, जो आर्टिकल 80 में लिखा है किसका जिक्र है? राज्यसभा का जिक्र किया गया है। राज्यसभा के बारे में तो आगे पढ़ेंगे, परंतु अब कार्यकारी शक्तियों में क्या है? राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत करता है वो आर्टिकल 80 के आधार पर करता है। जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं ना, अरे मैंने नहीं बताया तुम्हें, जो 12 सदस्य मनोनीत करने की प्रक्रिया है हमने किस देश से लिए? आयरलैंड से लिए। किस देश से लिए? आयरलैंड से लिए। ये एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, एग्जाम पीछे PYQ क्वेश्चन देखना, उसमें ये मेंशन करके पूछता है जो 12 सदस्य मनोनीत करने की जो प्रक्रिया हमने किस देश से लिया? आयरलैंड से लिए। और वो किस आर्टिकल के तहत राज्यसभा में मनोनीत करेगा? आर्टिकल 80 में। इसमें लिखो 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं, और ये हमने किस देश से लिए? आयरलैंड से लिए। आयरलैंड की राजधानी भी डबलिन। अगला पॉइंट, अगला आर्टिकल लिखिए, आर्टिकल जो 331 में, आर्टिकल 331। अब जो आर्टिकल 331 में ये बात लिखी, अब तो ये हटा दिया गया, अब तो इसका कोई तुक्का नहीं रहा। जो इसमें ना आर्टिकल 331 में लिखा, जो एंग्लो इंडियन जो मनोनीत करता था ना, वो आर्टिकल 331 के तहत करता था। किस में करता था ये? लोकसभा में। लिख लो, क्या पता पूछ सकता है। लोकसभा में जो दो क्या चुनता था भी? एंग्लो इंडियन में जो मनोनीत करता था वो किस आर्टिकल में करता था? 331 में करता था। कौन करता था? राष्ट्रपति करता था। पहले हम लोकसभा में जो अधिकतम सीटें होती थी वो 552 होती थी, अब कितनी है? 550 है। ये आगे हम लोकसभा राज्यसभा करेंगे तब जिक्र करेंगे। क्लियर भी?
अब ये बताएं मेरे को, ये एग्लो इंडियन शायद हमने पहले एक दिन की है इस पे बात की है ना। जो एग्लो इंडियन जो है ये इसकी नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति करता था, अब नहीं करता क्योंकि इनको हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत इन्हें हटाया गया? 104। कौन से भी? 104वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत उसे हटाया गया है। इन दोनों को हटा दिया गया। और ये 104वां संविधान संशोधन कब पारित हो गया था भाई? 2019 में हो गया था। कब पारित हो गया था? 19 में। और ये कब से काम करना शुरू कर दिया था? ये जनवरी 2020 से नहीं रहे भी। जनवरी 2020 से एग्लो इंडियन को हटा दिया गया, उनको नियुक्त नहीं किया गया था क्योंकि 19 में इलेक्शन हुए थे, लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। तो उस टाइम ये चल रहा था और ये पारित हो गया था। 104वां संविधान संशोधन 2019 में पारित हो गया और ये लागू इसने काम करना शुरू कर दिया था। जनवरी 2020 में एग्लो इंडियन को नहीं चुना गया। क्लियर? अब कौन कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? बीच में हम थोड़ी बातें और करते हैं। अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? 106 हो चुके हैं। अभी कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? अभी तक 106 हो चुके हैं। अब ये एग्जाम में ऐसे पूछता है भी, अब जो ये संविधान संशोधन ये तो पारित हो गए 106, इनमें कोई ना कोई जोड़ दिया गया, कोई ना कोई काम पारित हो गया। 106 पारित होने वाले 106 हैं। वैसे 129वां आ गया भैया। 129वां जो विधेयक है वो आ गया, ये लाया गया है 129वां। यहां तक 128 थे भी, 128 थे। पारित होने वाले 106 है, ये ध्यान रखना। एग्जाम में कहीं भी पूछ सकता है क्योंकि अभी जीडी के चल ही रहे हैं और कांस्टेबल के आ जाए तो ये कहीं दिमाग से निकल जाए, ये बात पूछी जाती है भी। अभी तक संविधान संशोधन कितने हो चुके हैं? 106 हो चुके हैं। और आने वाले कितने लाए गए? 128 लाए गए। अब 129वां हाल ही में आया है। कौन सा है 129वां आया है? कोई बच्चा बता सकता है? एक देश एक चुनाव 129वां जो आया है विधेयक, उसमें आया है एक देश। अभी तक ये पारित नहीं हुआ है, चल रहा है। एक देश एक चुनाव, अभी तक ये पारित नहीं हुआ है, ये चल रहा है। और 106वां पारित हो गया है ना भाई। क्या है 106वां? तो 106वां जो पारित हुआ है, जो अभी हाल ही में हुआ है, 2024 में हुआ था 106वां। तो उसमें क्या था? लोकसभा में 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए। क्या था ये? और अभी ये लागू, क्योंकि इलेक्शन हो गए 24 में, इलेक्शन हो गए ना लोकसभा के, तो उस टाइम लागू नहीं है। आगे 29 वाले इलेक्शनों में इनको लागू किया जाएगा। भी लोकसभा में 33% आरक्षण जो है वो किनको मिलेगा? महिलाओं का। उनके लिए ये पारित हो गया है। अभी लिख लो, जब हम लास्ट में मेन करेंगे तब आपके सारे लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। आपको लिखना अभी इकट्ठा इनको। अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? 106 पारित हो चुके हैं। आने वाले कौन से हैं? कितने हैं? 129वां आ चुका है। अभी पारित होना आगे की बात है। बीच में क्या बोला गया? एक देश एक चुनाव। क्लियर? भी क्लियर है? चलो पीछे चले। आर्टिकल 331 में किसको नियुक्त करता है भी राष्ट्रपति? नियुक्त करता था, ऐसा बोलना। अभी करता नहीं है, करता था। अच्छा, अब लिखें आर्टिकल 85 भी, 85, आर्टिकल 85 में आर्टिकल 85 में लिखा है कि जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को 5 वर्ष से पहले ही भंग कर सकता है। लिखें,
आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति, बातें नहीं, राष्ट्रपति लोकसभा को 5 वर्ष से पहले ही भंग कर सकता है। ये आर्टिकल किस में लिखा है? 85 में लिखा है। आगे लिखे आर्टिकल 108। ये इसका जो क्वेश्चन लिख रही हूँ ना, आर्टिकल 108, ये सीधा ही पूछा जाता है भी जो आर्टिकल 108 में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, भी संयुक्त बैठक भी जिक्र है। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, बुला सकता है। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पीछे पीवाई में लिखा होगा भी संयुक्त बैठक का जिक्र है वो कौन से आर्टिकल में? 108 में है। और कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति भी। आगे चले, हो गया भी। अब इसमें कई बार सत्र का जिक्र आता है भी जो राष्ट्रपति है दोनों सदनों का सत्र बुलाता है, तो वो साल में 2 बार बुलाता है। लिख लो, ये सीधा इफेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है भी राष्ट्रपति संसद में दोनों सदनों की सत्र बैठक 1 वर्ष में 2 बार बुलाता है। एग्जाम में पूछा जाता है भी दोनों सदनों की जो सत्र बैठक होती है वो साल में कितनी बार होती है? भी 2 बार होती है। और इनके बीच पूछे दोनों के बीच में टाइम कितना होना चाहिए, तो 6 महीने का होता है। दिन पूछ लेता है, 180 दिन का टाइम होता है। दोनों जो सत्र होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है वो 180 दिन का होता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है। महीने पूछ ले तो 6 महीने का गैप होता है। जैसे जून में बुलाई एक बैठक तो 1 दिसंबर में बुलाएगा। महीने पूछ ले तो 6 महीने में, और दिन पूछ ले तो 180 दिन की भी। इन दोनों सत्रों के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 6 महीने या 180 दिन में। ये बैठक तो राष्ट्रपति बुलाता है, परंतु इस बैठक की जो अध्यक्षता करता है ना, बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति, इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। बैठक की संयुक्त जो सत्र की बैठक होती है उनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का सभा का स्पीकर करता है। ये अध्यक्षता यहाँ नीचे लिख लेना, फिर अध्यक्षता कौन करता है? हाँ जी, लोकसभा का स्पीकर में। अध्यक्षता के जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। अब बात आती है भी लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर कौन है भी वर्तमान में? वेरी गुड। वर्तमान में लोकसभा का स्पीकर कौन है? ओम बिड़ला में। और ये दूसरी बार है नहीं, ओम बिड़ला। वर्तमान में लोकसभा का स्पीकर कौन है? ओम बिड़ला है वे। और जो ये ओम बिड़ला है, अभी जो लोकसभा स्पीकर के लिए ना सीधा ही मनोनीत किया जाता था, परंतु इसके चुनाव भी होते हैं। और अब की बार जो, सुन लो पहले, लिखना नहीं है, जब मैं बोलूं तभी लिखना।
लोकसभा स्पीकर के लिए अभी तक 3 बार चुनाव हुए हैं। अभी तक 3 बार चुनाव हुए हैं। अब की बार चुनाव हुआ था भाई, लोकसभा स्पीकर को लेके चुनाव हुआ था। लिखो कब कब हुआ है। स्पीकर को लेके 3 बार चुनाव हुआ है भाई। अभी तक कितनी बार चुनाव हुआ है? 3 बार चुनाव हुआ है भाई। एक 1952 में, एक 1967 में, एक शायद 67, भाई मैं कंफर्म नहीं हूं, 52 सही है, 67 मेरे ना दिमाग में ये आ रहा है अभी, 67 या 77, मैं कंफ्यूज हूं। आपको मैं कल श्योरली कर दूंगी, पर एक बार 67 लिख लो, और कोई बच्चा जानता है तो बता सकता है। उसके बाद अब जो हुआ है 2024 में भी, कब हुआ है? 2024 में लोकसभा स्पीकर को लेके 3 बार चुनाव हुए हैं अभी तक। एक बार 1952 में, एक बार 67 लिख लो, कोई बात नहीं, मैं कल चेंज करवा दूंगी। मेरे को अपने आप पर डाउट है भी, सही गलत ना हो जाए। एक बार कब हुए? 2024 में हुए हैं। कब हुए? 2024 में हुए हैं। क्लियर भी? इसका आगे जिक्र आएगा तब भी हम करेंगे। क्लियर है नहीं? संयुक्त सत्र की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला भी। क्लियर भी? चलो आगे लिखें आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 में आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 में है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, ये कौन से आर्टिकल में? 123 में। अब ये सुन लो, लिखने वाली बात नहीं है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? किसके तहत? 123 के तहत। क्लियर भी? इसमें ये होता है भी जब राष्ट्रपति कोई भी कानून पास करना हो तो दोनों सदन की बैठक बुलाता है, इकट्ठा करता है। उस टाइम अगर कोई एक सदन नहीं आया, कोई भी सदन नहीं आया, तो और कानून बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कानून बना देता है। परंतु वो कानून 6 महीने के लिए होता है, अधिकतम 6 महीने ही चल सकता है। अकेला राष्ट्रपति अगर कोई कानून बनाता है, उसे साधारण कानून बनाने के लिए दोनों सदन में 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी होता है कोई भी कानून। अगर बाद में जैसे कोई भी इमरजेंसी हो और कानून बनाना पड़ जाए, एक सदन नहीं आया उस टाइम, तो राष्ट्रपति कानून बना देगा। जब भी वो सदन आएगा तो कानून उसके सामने रखा जाएगा भी ऐसे ऐसे था। अगर वो कह देता है भी ये गलत है तो वो कानून खत्म भी किया जा सकता है। तो ये बात इसमें बोली गई है भी जो राष्ट्रपति है तुरंत अध्यादेश जारी करता है, पर इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 6 महीने ही होते हैं अधिकतम। ये 6 महीने ही चलता है, अधिकतम 6 महीने ही वो बात उसकी कही हुई चलती है। अगर दोनों सदनों में वो पारित हो जाता है पूरी तरह, तो वो साधारण कानून बन जाता है। ठीक है, समझ में आया भी? क्योंकि कई बार ऐसी बातें आ जाती है सामने और फैसला लेना पड़ता है और सारे इकट्ठे नहीं होते, तब राष्ट्रपति को कदम उठाना पड़ता है। तो वो अध्यादेश किस में जारी करता है? आर्टिकल 123 में। ये एग्जाम में बहुत सीधा पूछा भी, एक अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कौन से आर्टिकल के तहत जारी किया जाता है? 123 के। पर ये समझना जरूरी था आपको, सीधा क्वेश्चन सीधा ही आता है। क्लियर नहीं आता? क्लियर भी? तो हमने कार्यकारी शक्तियों में बहुत सारी बातें मैंने पीछे भी तुम्हें लिखा दिया है। इसमें एक आर्टिकल जो पीछे कार्यकारी शक्तियों में, उसमें मैं भूल गई थी भी आर्टिकल, वो यहाँ लिख लो, चाहे पीछे वाले में ऐड कर लेना। जो कार्यकारी शक्ति लिखी है ना आर्टिकल 53 में, उसमें ऐड करना चाहो तो लिख लो आर्टिकल 324 में। आर्टिकल
324। आर्टिकल जो 53 मैंने लिखाया ना, जो कार्यकारी शक्तियां, वहां ये रह गया था कल। आर्टिकल है 324। 324 में किसका जिक्र है? अभी मैंने बताया तुम्हें, आर्टिकल मैंने 324 तुम्हें बताया है। हाँ जी, लिखो भाई। आर्टिकल 324 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति 324 के तहत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। भी निर्वाचन किसकी नियुक्ति करता है? आयुक्त की भी। और अब यहां तक क्वेश्चन ये तो पूछे ना पूछे, पर अब हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई है। भी लिख लो, पहले पूरी लाइन लिखे। आर्टिकल 324 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 324 के। और अब हाल ही में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त मैंने तुम्हें पहले बताया क्या लिखाया, कौन था? भी पहले संजीव कुमार था। कौन था? संजीव कुमार था। अब कल परसों ही चेंज किया गया है। हाँ जी, वेरी गुड। ज्ञानेश कुमार है क्या? हाँ, ज्ञानेश कुमार है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया। पहले जो निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो संजीव कुमार थे। शायद हमने पहले पीछे जिक्र किया, तब तक नहीं चुना गया। अब 2 दिन हुआ है, अभी चुना है। तो उसमें संजीव कुमार मैंने लिखाया था, उसकी जगह अपडेट कर लो। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुन लिए गए हैं। संजीव कुमार की जगह किसने ले लिए? ज्ञानेश कुमार ने ले लिए। हो गया भाई? अब देखिए, मैं सारी बातें तो मैं रिपीट कर रही हूँ, यहां से क्वेश्चन बनेगा। एक तो सुन लो भी, आरबीआई के नए गवर्नर चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? 26वें नंबर के संजीव खन्ना भाई। कौन चुने गए? संजीव खन्ना। एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चुने गए। कौन चुने गए? संजीव खन्ना। तो उसके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चुने गए अभी। आरबीआई के गवर्नर कौन चुने गए? संजय मल्होत्रा भाई। मेरी तरह तुम भी गलती कर रहे। दोबारा सुन लो, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चुने गए वो कौन है? संजीव खन्ना। आरबीआई के गवर्नर चुने गए हाल ही में 26वें नंबर के संजय मल्होत्रा भी। और अभी निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त चुने गए वो कौन है? ज्ञानेश कुमार। उसके बीच में मैंने तुम्हें कल लिखाया, सीएजी नए नियुक्त किए गए वो कौन है? संजय मूर्ति भी। तो ये नाम थोड़े से अटपटे से हैं, साथ साथ के सह पे ज्यादा आ रहे हैं, तो आगे पीछे मत कर देना जैसे मैंने अभी कर दिया, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते कर दिया। दोबारा रिपीट कर रही हूं, आरबीआई के गवर्नर जो 26वें नंबर के कौन? संजय मल्होत्रा। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना। और निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार। और सीएजी जो नए हाल ही में चुने गए 17वें नंबर के संजय मूर्ति। यहां से क्वेश्चन 100% आएगा। यहां से ना आके पीछे वाला इसका बैकग्राउंड पूछ लेगा, ठीक है? और पूछ ले, यहां एक बात और लिखो भी, निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य आयुक्त भी, निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयोग के फर्स्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी कौन थे भी? कोई बच्चा बता सकता है? सुकुमार सेन। कौन था? सुकुमार सेन।
सुकुमार सेन। अब कौन है? ज्ञानेश कुमार। पहले कौन है? सुकुमार सेन। पहली महिला पूछ ली भी, फर्स्ट महिला में रमा देवी। पहली महिला पूछ ली, कौन है भी? रमा देवी। और दिल्ली का सीएम चुन लिया गया भी, कौन है भी? दिल्ली की नई सीएम जो है वो कौन है? रेखा गुप्ता भी। कहां से है ये? जींद से है भी। जुलाना से क्या? चलो पूरा ही लिख लो। जींद के जुलाना से। और जुलाना के विधायक कौन बनी है अभी? विनेश फोगाट। जुलाना के विधायक, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा हरियाणा जी के में 100% ही पूछेगा। कौन बनी है? विनेश फोगाट। और ओलंपिक के अंतिम फाइनल से बाहर होने वाले विनेश फोगाट। जुलाना की यहां से क्वेश्चन बनेगा। 2 क्वेश्चन बन गया आपके। जो जुलाना की रेखा गुप्ता है वो दिल्ली की सीएम बन गई, चौथी महिला बन गई अभी। चौथी महिला, ये भी कौन से नंबर की? चौथी महिला है अभी। और हरियाणा की 3 सीएम बन चुके हैं भी। एक सुषमा स्वराज, पहली महिला दिल्ली की सीएम। पहली महिला दिल्ली की सीएम सुषमा स्वराज। अरविंद केजरीवाल। सुषमा स्वराज अंबाला से अभी, और अरविंद केजरीवाल हिसार से है क्या? सिवानी से? हिसार से है ना? हाँ। जो सुषमा स्वराज है वो अंबाला से है। लिख लो, ये 100% क्वेश्चन बनेंगे आपके। सुषमा स्वराज लिख लो। पहली महिला, दिल्ली की पहली महिला सीएम थी। पहली महिला। दिल्ली की फर्स्ट महिला सीएम भी कौन है? सुषमा स्वराज भी। और कहां से है ये? अंबाला से। कहां से है? अंबाला से। और दूसरा अगर पूछे भी हरियाणा की 3, दूसरा पूछे तो अरविंद केजरीवाल भी। अरविंद केजरीवाल जो कहां से है? हिसार से है भी। हिसार से है। और तीसरी पूछे, हरियाणा की तीसरी जो है व्यक्ति बनने वाला वो रेखा गुप्ता है भी। और महिला ये कैसी है? चौथी है भी। हरियाणा की दूसरी महिला है सीएम बनने वाली, दिल्ली की ये चौथी महिला है भी। और जो दूसरी महिला थी दिल्ली की सीएम वो कौन थी? शीला दीक्षित थी क्या? और तीसरी जो आतिशी है क्या? आतिशी थी। और चौथी कौन है? रेखा गुप्ता। चारों के नाम लिख लो। पहली है सुषमा स्वराज, पहली महिला ही सुषमा स्वराज है भी दिल्ली की। दूसरी महिला है शीला दीक्षित भी। और तीसरी है आतिशी। और चौथी है रेखा गुप्ता भी। ऐसे अपडेट रहा करो, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। आतिशी। ये तीसरी महिला है भी आतिशी, थर्ड महिला भी। और चौथी रेखा गुप्ता है। और दूसरी है वो शीला दीक्षित है। क्लियर भी? निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे भी? कौन थे? पहली महिला। और अब कौन है? गणेश कुमार। चलो अब हमने, अरे ये बातें नहीं भी, हमने कार्यकारी शक्ति में पढ़ लिया। दूसरा टॉपिक मैंने दूसरे पॉइंट पे क्या लिखाया था? अरे राष्ट्रपति की शक्तियों में दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? सैन्य शक्ति लिखो।
सेना शक्ति। लिखो आर्टिकल, आर्टिकल 52 भी। आर्टिकल 52 हमने पहले पढ़ लिया, किसका जिक्र था उसमें? राष्ट्रपति की परिभाषा में। उसके साथ ही ये लिखा है आर्टिकल 52 में, 52 के तहत राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा भी। ये आर्टिकल 52 में ये भी लिखा है उसके साथ भी, तीनों सेनाओं का, ये भी सीधा पूछता है एग्जाम में, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जो कौन से आर्टिकल में लिखा है? 52 में लिखा है। सीधा क्वेश्चन आता है आपका, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसके साथ इसमें एक बात ये भी लिखी है भी, अगर किसी देश के साथ हमें युद्ध करना हो तो उसकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लिख लो अगला पॉइंट इसमें, किसी देश के साथ युद्ध या आक्रमण की घोषणा भी राष्ट्रपति करता है। क्लियर है? आगे कौन सा पॉइंट लिखा? न्याय शक्ति, अगला पॉइंट लिखे, न्याय शक्ति। लिखो आर्टिकल, आर्टिकल 72 में, आर्टिकल 72 जो इंपॉर्टेंट है, पहले सुने। इसमें क्या होता है भी? समाधान, जो मृत्युदंड को माफ कर दे। इसमें किसका जिक्र है? समाधान का। अगर किसी को फांसी की सजा मिली है तो वो राष्ट्रपति के साथ सामने गुहार लगा सकता है भी, और राष्ट्रपति उसकी सजा को माफ कर देता है। मृत्युदंड से वो उसको हाँ उम्र कैद कर सकता है या और भी कम कर सकता है। कई सजाएं ऐसी होती है जो माफ भी की जाती है। तो इसमें किसका जिक्र है? समाधान शक्ति का। और इसमें कैसा भी? मृत्युदंड को, मृत्युदंड की सजा को माफ करना या सजा कम करना का प्रावधान है। वो कौन से आर्टिकल के तहत? अभी 72 के तहत। राष्ट्रपति किसी भी मृत्युदंड है या जो सजा है उसको कम या माफ कर सकता है। वो कौन से आर्टिकल के तहत? 72 के तहत। सिर्फ राज्यपाल भी आएगा, राज्यपाल का आगे भी वो भी कर सकता है, समाधान शक्ति उनकी भी है, परंतु वो मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। ये आगे लिखेंगे, राज्यपाल करेंगे तब। क्लियर भी? चलो अगला आर्टिकल लिखें, आर्टिकल 143। लिखो आर्टिकल 143। आर्टिकल 143, आर्टिकल सुनो पहले। आर्टिकल 143 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, परंतु उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। लिखो पूरी लाइन।
आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है परंतु उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है ये जरूर लिख लेना भाई, क्योंकि ये पूछा जाता है, इस स्टेटमेंट दी होती है भी सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने का जो कौन से आर्टिकल में प्रावधान है 143 में 143 में, उसमें प्रावधान है भी राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है परंतु सलाह के लिए बाध्य नहीं है। आगे हम आर्टिकल 74 पढ़ेंगे ना, उसमें ये लिखेगा भी जो मंत्री परिषद से वो किसी भी विषय में सलाह देगा मंत्री परिषद, उस सलाह के लिए वो बाध्य भी होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। क्लियर है सभी को? चलो अगला कौन सा पॉइंट था? कौन सा? वित्तीय शक्ति। चौथा पॉइंट है क्या? लिखो वित्तीय शक्ति। लिखे आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 का शायद मैंने तुम्हें बता दिया है, कोई बच्चा बता सकता है? हाँ जी, किसके बारे में जिक्र? आर्टिकल बजट के बारे में। लिखे वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल में किसका जिक्र? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है वो आर्टिकल 112 में। अब सुन लो प्रोसेस क्या भी, इसमें राष्ट्रपति का क्या रोल है। जब बजट लाया जाता है ना तो अनुमति कौन देता है? राष्ट्रपति देता है भी। पेश वित्त मंत्री करती है परंतु अनुमति कौन देता है? राष्ट्रपति देता है भी। तो आर्टिकल 112 में किसका जिक्र है? वार्षिक वित्तीय विवरण का। हमारे संविधान में बजट का कहीं जिक्र नहीं है। मैंने बजट आया तब तुम्हें पहला बजट कब पेश किया गया बताएं? 1860 में पहला बजट को किसने पेश किया भी? हाँ जी, जेम्स विल्सन ने किया था। पहला बजट पेश किसने किया था? जेम्स विल्सन ने। कब किया? 1860 में। पहला भारतीय भी बजट पेश करने वाला। हाँ जी, स्वतंत्रता भारत का पहला बजट पेश करने वाला षणमुखम सेठी भी। कौन था? षणमुखम सेठी भी। और गणतंत्र भारत का बजट पेश करने वाला पहला भारतीय, मैंने सारे लिखा दिए तुम्हें। ये किसने किया? जॉन मथई ने। किसने किया? जॉन मथई ने। सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाला मोरारजी देसाई, परंतु इसने कंटिन्यू नहीं किया है। और पहली महिला पूछे बजट पेश करने वाली इंदिरा गांधी है, परंतु पहली पूर्णकालिक महिला पूछे तो निर्मला सीतारमण है, क्योंकि इंदिरा गांधी उस टाइम क्या थी? प्रधानमंत्री थी भी। प्रधानमंत्री थी और वित्त मंत्री की डेथ हो गई तब उन्होंने वित्त मंत्रालय अपने पास ले लिया था। तो ये ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, चलो भाई अगला आर्टिकल लिखे। आर्टिकल 267। ये भी मैंने तुम्हें करवा दिए। बताएं किसका जिक्र है? आर्टिकल 267 भी मैंने तुम्हें करवा दिया बीच में। किसका जिक्र है? लिखो आकस्मिक नीति। नहीं करवाया? आकस्मिक नीति मैंने नहीं करवाया तुम्हें?
ये सारा पैसे का मामला है, और वित्तीय जिक्र पैसा या फाइनेंस, पैसे का जिक्र किया। अब सुनिए इसमें क्या प्रावधान है। आकस्मिक निधि है, यहां से जो पैसा निकाला जाता है ना, वो किसकी रिकमेंडेशन के आधार पर निकाला जाता है? राष्ट्रपति के। ये बात मैंने तुम्हें बताई थी, आकस्मिक निधि बताई थी ना। इसके साथ नोट में लिख लो, क्योंकि मैंने लिखा तो मेरा रखा, दोबारा लिख लो नोट में संचित निधि, क्योंकि दोनों इकट्ठे याद रह जाते हैं। संचित निधि जो आर्टिकल को इसमें है 266 में, और यहां से पैसे निकालने हो तो किसकी सहायता ली जाती है? संसद की भी। लिखो एक बार फिर तुम्हें बताती हूँ। तुम ज्यादा सुनने पे भी फोकस किया करो। आपको पता है रिकॉर्ड हो रही है क्लास, दोबारा देख लेना। पर कई बार चीजें ना लिखने पे बच्चे का ध्यान होता ना, तो सुनने में नहीं होता। वो ये बोर्ड पे बस जैसे जैसे मैं नोट कर रही हूँ वैसे वैसे लिख रहे हैं, तो सुनने पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। और कई बार सुनी हुई बातें बहुत याद रहती हुई। लिखी तो किताबें बहुत सारी भरी पड़ी है, मैंने तो कुछ में तो उसमें से कुछ ही % बता रही हूँ आपको, बहुत सारी चीजें लिखी मिलेगी। सुनिए अब, जो बजट जो पहले लाया जाता है उस किसकी सलाह ली जाती है? राष्ट्रपति की। जो आर्टिकल किस में प्रावधान है? 112 में। उसके बाद 267, और मैंने तुम्हें 266 और 67 दोनों इकट्ठे लिखाए थे। संचित निधि जो वेतन दिए जाते हैं ना भाई, ये सभी को, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, इनको वेतन दिए जाते हैं, यहाँ से पैसे निकाले जाते हैं। दोनों पैसे का भंडार है, ये सभी पैसे का ही है। इसमें भी कागजाई होती है, यहाँ से पैसे निकाले जाते हैं, ये निधियां होती हैं। तो यह संचित निधि से पैसे निकाले जाते हैं ना, वो तो सैलरी भत्ता उनमें दिया जाता है। और आकस्मिक निधि से निकाला जाता है ना, कहीं विपत्ता आ जाए, जैसे कोई सूखा आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो तुरंत पैसे निकालने होते हैं। तुरंत पैसे निकालने होते हैं तो भी तुरंत चाहिए। और पैसे निकालना सीधा नहीं भी चला गया और वहां से उठा के फिर चला गया, उसका भी एक प्रोसेस होता है। तो यहाँ जो मैंने उस टाइम तुम्हें बताया भी, बड़ा अक्षर है तो राष्ट्रपति बड़ा नाम है भी, बड़े के साथ बड़ा भाई, क्योंकि यहाँ सिर्फ राष्ट्रपति की हाँ या ना करना होता है। राष्ट्रपति सीधा ही सिग्नेचर करेगा भाई ये पैसे निकालने। तो आकस्मिक निधि से जो पैसे निकालने होते हैं वो किसकी सलाह ली जाती है? राष्ट्रपति की, जल्दी में। क्योंकि वहां ये थोड़ी सुनामी आ जाए, जरूर पैसों की आ जाए और प्रोसेस लग जाए, पूरे संसद में, लोकसभा में गया, फिर राज्यसभा में गया, अंतिम राष्ट्रपति के पास पहुंचे, 2 महीने का प्रोसेस चले, तब तक वहां सुनामी आके सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। तो इसमें जल्दी में निकलवाने हो पैसे तो वो आकस्मिक निधि से। और यहाँ किस विपदा में पैसे निकाले जाते हैं? जो प्राकृतिक विपदा आती है तब यहाँ से पैसे निकाले जाते हैं। या किसी को हमें मान लो किसी देश में आया हो, किसी देश को हम डिनोट कर रहे हैं पैसे, ठीक है, क्लियर है? यहाँ तो संचित निधि से ये सैलरी वगैरह, भत्ता वगैरह, यहां से पैसे निकाले जाते हैं ना, तो संसद की सलाह ली जाती है। संसद से सिर्फ संसद ही नहीं होती, उसमें पहले लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर उसमें अंतिम सिग्नेचर राष्ट्रपति के होंगे। पूरा प्रोसेस चलता है वहां से पैसे निकलवाने का, क्लियर? तो संचित से संचित अक्षर छोटा है ना, और संसद भी छोटा है। आकस्मिक अक्षर बड़ा है और राष्ट्रपति भी अक्षर लिखने में बड़ा है, तो ऐसे याद कर लेना। आर्टिकल तो तुम्हें याद ही रखने होंगे भाई। आर्टिकल 266 में संचित निधि है और 267 में आकस्मिक निधि है। क्लियर है? क्लियर है? ये आपकी वित्तीय शक्तियां थी। अंतिम पॉइंट बच गया। हाँ जी, आपातकालीन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। लिखेंगे पॉइंट 5, आपातकालीन शक्ति। ये आपातकालीन शक्ति ना, ये 3 प्रकार की होती है। लिखो 3। लिखें फर्स्ट राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल,
वित्तीय आपातकाल। तीन प्रकार का होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। और राज्य आपातकाल है ना, इसे राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। राष्ट्रपति शासन। तीनों ही राष्ट्रपति लगाता है। इनके आर्टिकल बहुत बार पूछे जाते हैं, लिखिए आर्टिकल। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र है वो आर्टिकल 352 में जिक्र है भी, और राष्ट्रपति शासन है या राज्य आपातकाल का जिक्र है वो आर्टिकल 356 में है, और वित्तीय आपातकाल का जिक्र है वो 360 में है। ये बहुत बार सीधे पूछे गए एग्जाम में कैसा। और ये जो आपातकाल वाला है ना, ये हम आपातकालीन उपबंध पढ़ेंगे, जो भाग 18 में पढ़ेंगे, भाग 18 में पढ़ेंगे भी। भाग 18 में हम आपातकालीन उपबंध पढ़ेंगे, तो यहां कर लेंगे, वहां करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहां इनकी बातें वो यही कर लेंगे। तो भाग 18 में जिक्र है भी आपातकाल उपबंध का। किसका जिक्र है? आपातकाल उपबंध का जिक्र है। अभी सर आगे है, 5 मिनट हम पीछे वाला सारा कर लेते हैं, क्योंकि पूरा तो होता नहीं है। आपातकाल कल सारा का सारा कर लेंगे, बहुत सारी इसमें बातें बतानी है आपको, तो पीछे वाला एक बार कर देते हैं, तब तक सर पानी पूनी पी लेते हैं। क्या हो गया? चलो, हमने महाभियोग किया था, महाभियोग तो कर ही लिया, परसों भी कर लिया। राष्ट्रपति की शक्तियां पड़ी थी। कैसी शक्तियां भी? कार्यकारी शक्तियां, सैन्य शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां भी। उसमें हमने पहले कार्यकारी शक्तियों में पढ़ी भी। कार्यकारी शक्तियां मैंने तुम्हें पहले बहुत सारी लिखा दी है, वो सारी की सारी, और इसके साथ ये भी याद रखनी है, ठीक है। इसमें हमने आर्टिकल 80 पढ़ा, जिसमें राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत करने की प्रक्रिया है वो कौन से आर्टिकल से है? 80 से। और कौन करता है उनको? राष्ट्रपति करता है। और 331 में जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे, अब नहीं किए जाते। कौन से संविधान संशोधन के तहत उन्हें हटाया गया? 104वां। कब आया? 19 में आया। और ये कब से हटा दिए गए? जनवरी 2020 से ये लागू हो गए थे। उसके बाद आर्टिकल 85 भी, इसके तहत क्या किया जाता है? लोकसभा को 5 वर्ष से पहले ही भंग की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। वो किस आर्टिकल में प्रावधान है? 85 में, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 108 में क्या है? राष्ट्रपति क्या बुला सकता है? संयुक्त बैठक भी। सीधा पूछा जाता है भी संयुक्त बैठक का वो कौन से आर्टिकल में वर्णन मिलता है? तो 108। और ये और लिख लो इसके साथ, संयुक्त बैठक अब तक 3 बार हुई है। अब तक कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। सन नहीं पूछे जाते आपसे, ये सीधा पूछ लेता है संयुक्त बैठक अब तक कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है भी। आगे चले। उसके बाद हमने पढ़ा राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सत्रों की बैठक बुलाता है, और कितने दिन के अंतराल में? 2 बैठक होती है साल में, 6 महीने के अंतराल में। और दिन पूछे तो 180 दिन के बाद दूसरी बैठक होती है भी। क्लियर भी? और जो ये बैठक होती है, सत्र बुलाया जाता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। वर्तमान में लोकसभा का स्पीकर कौन है? ओम बिड़ला है भी। और ओम बिड़ला जो ये लोकसभा का स्पीकर होता है, इसके चुनाव अभी तक कितनी बार हुए भी? 3 बार हुए। एक 1952, एक 67 में और एक 2024 में। 67 वाले पे मेरे को डाउट है, वो मैं आपका क्लियर कर दूंगी कल, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, वो कौन से आर्टिकल के तहत? 123 के, ठीक है। और आर्टिकल 324 में किसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति? हाँ जी, निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। और वर्तमान में कौन चुने गए हैं? ज्ञानेश्वर कुमार,
पहले कौन थे? और पहली महिला रमा देवी। ज्ञानेश्वर कुमार किसकी जगह है? संजीव कुमार की जगह। फिर हमने ये पढ़ा भी, दिल्ली वाला पढ़ लिया बीच में। फिर हमने सैन्य शक्तियां पढ़ी, जिसमें आर्टिकल 52 में लिखा है भी जो राष्ट्रपति है देश का, वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा भी। और किसी देश के साथ युद्ध या आक्रमण करना हो तो उसकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा भी। ये बात भी लिखी है। न्यायिक शक्ति में भी आर्टिकल 72 में समाधान की शक्ति है भी राष्ट्रपति के पास, वो मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। ठीक है। आगे आर्टिकल 143 में वह किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेगा, परंतु सलाह के लिए वो बाध्यकारी नहीं है। कौन से आर्टिकल में? 143 में। उसके बाद हमने पढ़ी वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां में आर्टिकल 112 के तहत राष्ट्रपति जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसकी अनुमति देता है। और आर्टिकल 267 में देखो भाई, ये संसद का है, बीच में ये ध्यान रखना, दोनों इसकी नहीं है। इसमें हमने संसद लिखा, मैंने नोट डाल के लिखा है। तो आकस्मिक निधि से पैसे निकलवाने हो तो किसकी सलाह ली जाती है? राष्ट्रपति की। और संचित निधि से निकालने होता है, क्लियर भी। आपातकालीन कल हम दोबारा कर लेंगे। थैंक यू भाई।